आयुर्वेद ही क्यों पुड़िया वाला डॉक्टर बोला जाता है। टफ रहता है पेशेंट को समझाना कि भाई ये आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट है, ये अच्छा है। आयुर्वेद ही क्यों? सबसे पहले तो आप ये देखिए आयुर्वेद का मोटिव क्या है। एक आदमी जो स्वस्थ है उसके स्वास्थ्य की रक्षा करना, क्योंकि आयुर्वेद ही वो पैथी है जिसमें बोला गया है कि स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम, स्वास्थ्य की रक्षा करना ही आयुर्वेद का प्रयोजन है। कि वात, पित्त और कफ, ये तीन तरीके से हमारे बॉडी की वातज प्रकृति वातज बोला जाता है। वातज हर आदमी एक सिंगल वातज प्रकृति का बहुत रेयरली होगा, वो डबल होगा। वातज होगा या पित्तज होगा, साथ में मिले होंगे वात पित्त प्रकृति, वात कफ प्रकृति। जैसे कफ प्रकृति वाला आदमी बाल काले होंगे, आलसी होता है, शरीर थोड़ा थुलथुला होता है, वजन ज्यादा मिलेगा उसका। पित्त प्रकृति वाले हैं, स्किन के इश्यूज ज्यादा मिलेंगे, बॉडी हीटेड रहने, थोड़े गोरे हो सकते हैं वो अपने कलर में। और सोरियासिस का थोड़ा आप एक्सप्लेन करेंगे? जैसे सोरियासिस का मैं भी बहुत सुन रही हूँ। सोरियासिस एक डिजीज ऐसी हो गई कि मतलब आपको 2-3 दिन के अंदर अंदर वो एग्रीवेट हो सकती है। आप एकदम ठीक है, शरीर छोटे छोटे दाने आएंगे, वो धीरे धीरे फैलने शुरू हो जाएगी। ठीक है, लेकिन सबसे बड़ा रीजन इसका ये है, छोटे बच्चों में इतना इन्फेक्शन है यहाँ पे आज की डेट में, पॉल्यूशन भी है, सब कुछ है, सारी चीजें चल रही है। रिएक्टिव एयरवे डिजीज हर बच्चे को बता देते हैं। ठीक, तो उसमें क्या आयुर्वेद वाकई ही हेल्प कर रहा है बच्चों के लिए? बच्चे में पूरी तरीके से ध्यान रखा ही नहीं जा सकता। समझ में आती है, डॉक्टर बोल देते हैं पॉल्यूशन है, इसकी आप कैसे बचोगे? ये तो दिल्ली तो वो हमारी खान है, बम पे बैठे हो आप बैठे हैं। लेकिन जी एक बहुत अच्छा तरीका है, आप सबसे पहले जो हमारी पद्धति थी आयुर्वेद, आयुर्वेद मतलब आयु का वेद। तो ये जिंदगी जीने का एक तरीका है जिसमें आहार विचार से लेकर आपको किस प्रकार हेल्दी रहना ये बताया जाता है। तो इसके लिए आज हमारे पास बहुत अपने स्पेशल गेस्ट हैं जो इस फील्ड में बहुत 18+ ईयर्स का एक्सपीरियंस रखते हैं। डॉक्टर तनुज वीरभान, MD आयुर्वेद हैं ये, और ये बहुत मल्टीपल कंसल्टेशंस में जाते हैं और अपने भी इनके 2 सेंटर्स हैं। तो इनको इसमें डीप नॉलेज है। तो इन डेप्थ नॉलेज में आज हम प्रॉपर डिस्कशन करेंगे कि हमें क्या खाना पीना चाहिए, क्या क्या प्रकृति है आयुर्वेद की। इसमें कई लोग इसकी दवाइयों को पॉइजनस कहते हैं, तो उसके बारे में क्या क्या है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो इससे रिलेटेड है। स्किन डिजीज कैसे इससे रिलेटेड, पुड़िया वाला डॉक्टर हम लोग बोल सकते हैं। पुड़िया वाला डॉक्टर स्टेरॉइड्स मिलाते हैं कुछ और। तो एक क्वालिफाइड डॉक्टर्स का क्या रोल है हमारे डे टू डे लाइफ में, बिकॉज बहुत सारे पद्धति हैं। इट्स नॉट आयुर्वेद, इट्स एलोपैथी, होम्योपैथी और साथ में हमारा आयुर्वेद। तो आयुर्वेद के लिए अगर हम लोग बात करेंगे तो इंसान बीमार ना हो और उसकी आयु बढ़े, उसके ऊपर आयुर्वेद ने कैसे काम किया है उस टाइम पर जब कोई जो है इस विज्ञान को जानता भी नहीं था। आज हम लोग जिस युग में रह रहे हैं, आयुर्वेद के अलावा मुझे लगता है कि और बहुत सारे पद्धति हैं, बट आयुर्वेद अपने आप में एक बहुत बड़ा साइंस है जिसको हमें जानने का बहुत बड़ा हमारा रोल है। और इस पॉडकास्ट के माध्यम से आप इसको बात जान पाएंगे। तो एंड तक बने रहें, बिल्कुल एंड तक इसको सुनिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको प्लीज़ शेयर करें, जिससे कि हम लोग एक अच्छा नॉलेज, एक अच्छा कंटेंट अपने व्यूअर्स तक पहुंचा सके। तो डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार आप सभी को नमस्कार। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहला जो मैं आपसे आज एक क्वेश्चन लेना चाहूँगा, बिकॉज आयुर्वेद ही क्यों पुड़िया वाला डॉक्टर बोला जाता है। तो आयुर्वेद ही क्यों लोगों तक, आपके पास रेगुलर डे टू डे प्रैक्टिस में पेशेंट्स आते हैं, तो आपके लिए कितना टफ रहता है पेशेंट को समझाना कि भाई ये आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट है, ये अच्छा है। आयुर्वेद ही क्यों? देखिए आयुर्वेद ही क्यों, सबसे पहले तो आप ये देखिए आयुर्वेद का मोटिव क्या है। आयुर्वेद का मोटिव है कि एक आदमी जो स्वस्थ है उसके स्वास्थ्य की रक्षा करना। तो अगर हम किसी हेल्दी पर्सन की, उसको हेल्थ से रिलेटेड और उसको हेल्दी बनाए रखने की कोशिश अगर करते हैं, तो उससे बेटर और क्या हो सकता है? क्या हम हमेशा एक बीमार आदमी को ही ठीक करेंगे, या हम वो बीमारियां हो ही ना इसके लिए प्लान करेंगे? तो अगर हम ये सोचें कि बीमारियां हो ही ना, तो उसके लिए तो सबसे पहले आता है आयुर्वेद, क्योंकि आयुर्वेद ही वो पैथी है जिसमें बोला गया है कि स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम, स्वास्थ्य की रक्षा करना ही आयुर्वेद का प्रयोजन है। तो आयुर्वेद का मोटिव ये है। तो मैं तो सबसे पहले पेशेंट को मैं यही बोलता हूं कि आप आओगे तो सही,
लेकिन हो सकता है घूम फिर के आओ, क्योंकि जब तक उसको ये नहीं लगता है कि अब मैं ट्रीट नहीं हो सकता कहीं पे, या मैंने इतने सारे डॉक्टर्स को दिखा लिया है, मेरे को कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तब जाके वो आयुर्वेद में मूव करता है और तब जाके उसका सॉल्यूशन मिलता है उसको। अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन है डॉक्टर साहब, जैसे आयुर्वेद मैं तो काफ़ी टाइम से सुनती हूँ, मैंने आपको भी दिखाया है, तो आयुर्वेद जो मुझे समझ आता है जैसे आयु का वेद हमने कहा, और इसमें क्या है डिफरेंट लोगों के हिसाब से दवाइयाँ दी जाती हैं, ऐसे नहीं कि हम सबको एक जर्नलाइज मेडिकेशन दे रहे हैं। एक थोड़ा ये भी प्रमोट हो गया है कि आपको ये है तो ये खा लो, मतलब टीवी पर इतना सारा आ गया है और लोग हर चीज़ के लिए हर चीज़ को हर्बल से जोड़ दिया है। तो इस चीज़ में आप क्या कहना चाहेंगे कि लोग अपने आप ही सेल्फ मेडिकेशन कर रहे हैं, डॉक्टर को नहीं दिखा रहे कि हर जो हर्बल चीज़ है उनको लग रहा है वो हमारी बॉडी में सूट कर रही है, मतलब अदरक, तुलसी, इलायची या जो भी बहुत सारी जो भी हमारे किचन में चीज़ें हैं या बहुत सारी चीज़ें उनको ऑनलाइन पता चल रही है वीडियोज़ के द्वारा, तो वो हर चीज़ को आयुर्वेद से जोड़ रहे हैं। तो इसमें आप व्यूअर्स को क्या कहना चाहेंगे, क्या चीज़ें खाएं क्या ना खाएं, इसके लिए कैसे डिसाइड करें और कब आपके पास दिखाने आए? देखिए, सेल्फ मेडिकेशन तो आज के टाइम में बहुत ज़्यादा हो रहा है और उसका रीज़न है मोस्टली सोशल मीडिया। जितने भी इन्फ्लुएंसर हैं वो खुद नहीं कर रहे हैं तो कुछ कंपनीज, आयुर्वेदिक कंपनीज उनके पास जा रही हैं, वो अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करवा रही हैं। उसको प्रमोट करने से पहले वो कुछ ना कुछ घरेलू नुस्खे आप लोगों को या होम रेमेडीज़ आप लोगों को बता रही है। उन होम रेमेडीज़ से मान लिया 100 आदमी ने वो होम रेमेडीज यूज किया और अगर किसी को 2 को उससे फायदा हुआ तो उससे नुकसान ही प्रमोट करा जा रहा है, फिर 98 को बताया नहीं जा रहा, लेकिन उनमें से नुकसान कितनों को हुआ ये कौन डिसाइड करेगा? दूसरी बात, रही बात अदरक, क्या अदरक नुकसान नहीं करता है? बिल्कुल करता है। स्किन वाले जितने भी पेशेंट्स हमारे पास आते हैं हम सबको अदरक खाने को मना करते हैं। अदरक खाने को मना करते हैं? बिल्कुल अदरक खाने को मना करते हैं। मेरा टॉपिक अभी जो है मैं स्किन के ऊपर ही लेकर आने वाला हूँ आपको। अदरक तासीर अदरक की अलग है। अच्छा, आप अदरक को सर्दियों में क्यों खाया जाता है भाई? अदरक गर्मियों में क्यों नहीं मना किया जाता है? क्योंकि वो तासीर उसकी अलग है, वो गर्म तासीर का है। तो सर्दियों में आपके शरीर को गर्म रखने के लिए आप अदरक का यूज करते हो। बहुत सारे ऐसे, मुलेठी इतना सिंपल सा ड्रग है। कोई कहता है मुलेठी क्या नुकसान करेगा, हम अपने आप खा लेते हैं मुलेठी। तो आप खा के देखो, ज्यादा खाओ आपको उल्टी हो जाएगी। तो ये साइड इफेक्ट क्यों नहीं है किसी भी आयुर्वेदिक मेडिसिन के? साइड इफेक्ट से ज्यादा लोगों को यही नहीं पता है कि कितने दिन खाना है और हमें किस डिजीज के हिसाब से उसको लेना है। अब किसी ने अश्वगंधा प्रमोट कर दिया, अश्वगंधा सब में चल रहा है, लोग अपनी प्रकृति नहीं चेक हो रही है कि कोई अपनी बॉडी का नेचर नहीं देख रहा है कि मैं मेरी बॉडी की इनर जो तासीर है वो कैसा है। मतलब मैं गर्म है अंदर से शरीर, क्या मैं अश्वगंधा लूं तो क्या मैं दूध के साथ लूं, क्या मुझे पानी के साथ लेना है, क्या मुझे किस टाइम लेना है? क्योंकि बॉडी का अपने नेचर के हिसाब से, वात पित्त कफ के हिसाब से भी नेचर होता है। मेरा क्वेश्चन अब यही था, सब लोग सारे व्यूअर्स ये जान रहे हैं कि वात, पित्त और कफ ये 3 तरीके से हमारे बॉडी के, मैंने भी थोड़े दिनों पहले सुनना चालू करा तब समझ में आया। तो अपने बारे में सुन रहा था, जैसे वात में मेरे ख्याल से ड्राई स्किन, हड्डी चटकाना, मेरा वजन नहीं बढ़ रहा है, तो ये सब चीज मैं अपने आप को अगर देखता हूँ कहीं से सुन के तो वातज बोला जाता है, वातज। तो अब उसके बावजूद अगर हम एक अच्छे डॉक्टर से नहीं मिलेंगे आयुर्वेदिक, तो आपको किस टाइम पर क्या चीज खाना है, क्या नहीं खाना है, कैसे करना है, तो वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। बिल्कुल बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। और हर आदमी एक सिंगल वातज प्रकृति का बहुत रेयरली होगा, वो डबल होगा। वातज होगा या पित्तज होगा, साथ में मिले होंगे वात पित्त प्रकृति, वात कफ प्रकृति, पित्त खांसी भी रहती है, हल्का सा कफ रहता है, तो मतलब मैं फिर वात और कफ दोनों ये जरूरी नहीं है। अच्छा। हमें कफ रह रहा है, कफ तो आप ये सोचिए आपको साल में 2 महीने कफ हुआ तो ऐसा तो नहीं आपकी बॉडी का नेचर चेंज हो गया भाई। आपका नेचर फिक्स है, आपकी बॉडी की प्रकृति फिक्स है कि आप वात पित्त हो या वात कफ हो या पित्त कफ हो। ऐसा नहीं है कि हमें थोड़े दिन 10 दिन जुकाम हुआ तो अब हमारी प्रकृति चेंज होकर हम कफ वाली प्रकृति मारे, ऐसा नहीं होगा। वो शरीर को देख के ही पता चल जाता है। जैसे कफ प्रकृति वाला आदमी है, बाल काले होंगे, आलसी होता है, शरीर थोड़ा थुलथुला होता है, वजन ज्यादा मिलेगा उसका, तो ये कफ प्रकृति वाले, तो वो ऐसा ही रहेगा, वो ऐसा ही रहेगा क्योंकि उसका आदत शुरू से उसके साथ है। पित्त प्रकृति वाले हैं, स्किन के इश्यूज ज्यादा मिलेंगे, बॉडी हीटेड रहने, थोड़े गोरे हो सकते हैं वो अपने कलर में। वात प्रकृति वाले, स्किन में ड्राइनेस मिलेगी,
जॉइंट पेन के इश्यूज हो सकते हैं, गैस्ट्रिक इश्यूज उसको हो सकते हैं, पित्त वाले को भी गैस्ट्रिक इश्यूज होते हैं। तो ये सब अलग अलग बालों का भी अलग अलग बताया कि वात प्रकृति के बाल कैसे होंगे, कफ प्रकृति के बाल कैसे होंगे, पित्त प्रकृति वाले के बाल कैसे होंगे, और तीनों का जो कॉम्बिनेशन है उसके हिसाब से किसी को वात पित्त वाली, क्योंकि सारे सिम्टम एक जैसे नहीं मिलते हैं, किसी को वात पित्त वाली कैटेगरी में डालते हैं, किसी को वात कफ वाली कैटेगरी में डालते हैं। तो ये अलग अलग कैटेगरी, और इसी के हिसाब से आपकी डाइट फिक्स होती है। आपका जो बॉडी का नेचर है, अब आपको उस नेचर के हिसाब से आपको डाइट क्या लेनी चाहिए। डाइटिशियन तो खैर एक अलग ही हो गया, आयुर्वेद सब कुछ बता रहा है। आज के टाइम में आयुर्वेद में भी डाइटिशियन के कोर्स होने लगे, वो वात पित्त कफ के हिसाब से आपको डाइट फॉलो करके बताते हैं। तो अब जो आप बीच में आपने एक सवाल लिया था स्किन का, तो स्किन के जो पेशेंट आपको बताते हैं ज्यादातर कौन कौन से पेशेंट आ रहे हैं? देखिए, स्किन में मोस्टली जो कहीं ट्रीट नहीं हो पा रहे हैं, पहले तो वो आ रहे हैं। अब उसमें ना फंगल इन्फेक्शन आज के टाइम में ट्रीट हो रहा है, 20 साल पुराना आ रहा है, 25 साल पुराना आ रहा है, वो क्रीम्स लगा रहा है, चाहे एंटी फंगल हो चाहे स्टेरॉइडल क्रीम हो, जितने दिन वो क्रीम यूज़ कर रहा है, मान लिया उसने 20 साल क्रीम यूज़ की, तो 20 साल 2 महीने में वापस घूम फिर के वहीं आ रहा है, केवल 2 महीने ही वो, क्योंकि आप एक्सटर्नल एप्लीकेशन से किसी भी डिजीज को ठीक नहीं कर सकते। मतलब अंदर से तो हम वैसे ही और हम बाहर से भाई फंगस आयुर्वेद के हिसाब से एक्सटर्नल एक कृमि है, हम वोम्स मानते हैं फंगस। उस टाइम तो फंगस बैक्टीरिया वर्ड था ही नहीं जब आयुर्वेद की बुक्स लिखी गई। तो अब उसको जब तक हम इंटरनल मेडिकेशन के थ्रू उसको मारेंगे नहीं, क्रीम्स क्या करती है, उसको केवल इनएक्टिव करती है, वो पड़ा रहेगा। उसको जैसे ही अपने हिसाब का एटमॉस्फेयर मिलता है वो एग्रीवेट हो जाता है। तो अब आपको मेडिकेशन की जरूरत है उसके लिए। आज के टाइम में फंगल इन्फेक्शन बहुत लंबे लंबे टाइम तक चलते हुए पेशेंट आते हैं। सोरियासिस बहुत सीवियरिटी है इस डिजीज की, और बहुत लोग इसमें जो काफ़ी पेशेंट इसके बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। विटलिगो, सफ़ेद दाग के पेशेंट बड़े सोशली इम्पैक्ट होते हैं, सोशली बड़े डिमोटिवेट होते हैं, क्योंकि ये सोरियासिस और आपको ये दर्द नहीं देती है स्किन की डिजीज ना, बट आपको माइंड से बड़ा ये परेशान करती है, मन से बड़ा दर्द आपको देती है। और जो बड़ा हाँ सफेद दाग वाले वाइट होते जाते हैं, कहीं कहीं पे पैचेस आते हैं। तो आप ये देखो, ये सारी की सारी डिजीज क्या है, स्किन में आपका जैसे पित्त 5 प्रकार के पित्त हैं, जैसे वात भी अलग अलग 5 प्रकार की है, कफ भी ऐसे ही है। अच्छा, पित्त में जैसे आपने अभी बताया था, जैसे स्टार्टिंग में हमने, तो पित्त प्रकृति जैसे लोगों को थोड़ा सा आप डिस्क्राइब करेंगे। जैसे आपने बोला स्किन पित्त से ज्यादा रिलेटेड है, मुझे भी जैसे थोड़ा मुझे लगता है पित्त है, और आपने बताया था कि कॉम्बिनेशन रहता है, तो अगर दोनों प्रकृति रहेंगी तो कोई ज्यादा डोमिनेंट रहती है और कोई कम रहती है। वो एक दूसरे को दबा के रखती है। अच्छा। और तीसरे को अपने साथ घेर के रखती है। अच्छा, इसके बारे में थोड़ा सा इलैबोरेट करें। जैसे मैं एक छोटी सी एक बात बताता हूँ आपको, बैंगन, हम जितनी भी स्किन डिजीज है सब में बैंगन को मना करते हैं। बैंगन का भरता, अब हर तरह का बैंगन, मतलब हम तो यहाँ तक बोलते हैं छू नहीं मत बैंगन। मैंने भी कहीं ये सुना था कि बैंगन इज अ पॉइजनस फूड। मतलब मुझे नहीं पता जगह कैसा तो है। वो अच्छा भी है, जॉइंट डिजीज में अलग तरीके से उसको यूज करते हैं, बट स्किन के डिजीज में हम बिल्कुल, और वो पित्त और कफ वर्धक माना गया है उसको। बेसिकली क्या है, ये क्या करता है, ये अभिसंधि है। अभिसंधि का मतलब हो गया, टर्म ऐसी होगी कि ये जाके आपकी बॉडी के अंदर जो धातु आपकी फ्लो हो रही होती है, धातु मतलब रस, जो आप खाना खाते हो उससे रस बनता है, रस के बाद में आपका रक्त बनता है, तो वो फ्लो हो रहा है, ये उसमें ब्लॉकेज करते हैं। अच्छा, ब्लॉकेज करके और उसको टॉक्सिक बनाएंगे, है ना। तो टॉक्सिक बन के वो आपकी स्किन की डिजीज या दूसरी डिजीज को एग्रीवेट करता है। ओके, है ना। तो ये इसलिए इन चीजों को ऐसे बोला गया है कि भाई ये आप पित्तवर्धक, जैसे स्किन की जितनी डिजीज होती है हम सब बोलते हैं कि पित्तवर्धक कोई भी आहार मत लो, है ना। जैसे कोई खटाई वाली कोई चीज मत खाओ, खट्टा कोई फल मत खाओ, आप बैंगन की सब्जी मत खाओ, स्पाइसी फूड मत खाओ। तो इस तरह से इन सब चीज़ों को अवॉइड करवाया जाता है। और बहुत बार ऐसा भी होता है कि जैसे पेशेंट क्या होता है ना कि दिक्कत उसे कुछ और हो रही होती है, ये साइड इफेक्ट की उसमें स्किन डिजीज को कन्वर्ट हो जाती है। बहुत बार मैंने देखा है कि पेशेंट किसी और डिजीज के लिए बहुत लंबे टाइम से मेडिसिन खा रहा है, और उसको 1 महीने उसने वो दवाई खाई और बहुत हायर डोज थी, किसी भी पैथी की हो, तो उसने ली और लेके उसको सोरियासिस हो गया। अब देखिए, सोरियासिस में क्या है कि ये बोला ये जाता है कि ये ऑटोइम्यून डिजीज है। हाँ, सोरियासिस का थोड़ा आप एक्सप्लेन करेंगे। जैसे सोरियासिस का मैं भी बहुत सुन रही हूँ, और ऑटोइम्यून मोस्टली सब ऑटोइम्यून ही है। जो नहीं ठीक हो रही है ना, वो सब ऑटोइम्यून है। तो ऑटोइम्यून, अब आप ये देखिए कि आयुर्वेद जो बोलता है, सोरियासिस एक डिजीज ऐसी हो गई कि मतलब आपको
2-3 दिन के अंदर अंदर वो एग्रीवेट हो सकती है। आप एकदम ठीक है शरीर, छोटे छोटे दाने आएंगे, वो धीरे 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 फैलने शुरू हो जाएंगे। ठीक है। अब खाने का तो उसमें बहुत बड़ा रोल है, लेकिन सबसे बड़ा रीज़न इसका ये है कि हम इसको अब शुरुआत में 90% पेशेंट सोरियासिस के स्टार्ट होते हैं डैंड्रफ से। अच्छा। हम जब उससे हिस्ट्री लेंगे तो डैंड्रफ निकल के आएगा हिस्ट्री में। अब डैंड्रफ को ट्रीट कैसे कर रहे होते हैं? एंटी डैंड्रफ शैम्पू से। एंटी डैंड्रफ शैम्पू आपकी स्केलिंग को क्लीन करता है, वो डैंड्रफ को खत्म नहीं करता। क्लीन हुई, क्लीन होने के बाद में आप उसको 2 दिन मत यूज करो, पहले से ज्यादा डैंड्रफ आता है। चाहे और भी शैम्पूज हैं जो डॉक्टर भी रिकमेंड करते हैं, मैंने देखा है कि वो शैम्पू यूज करते 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 उसे कुछ सालों में वही स्केलिंग जो सिर पे से उतर रही होती है वो शरीर के दूसरी जगह होनी शुरू हो जाती है, तो मतलब और वो सोरियासिस में कन्वर्ट हो जाती है। अब डैंड्रफ से वो कहां से कहां पहुंच गया, उस डैंड्रफ को हमने डैंड्रफ सोच के ही उसको ट्रीट करते रहे, और डैंड्रफ जैसी चीज के लिए 90% पेशेंट तो किसी डॉक्टर को दिखाना ही पसंद कोई जाता ही नहीं है। तेल लगवा लेते हैं घर पे, तेल लगवाया हमने, कोई शैम्पू यूज कर लिया और उसको क्लीन हो गया, और वो उसी दिन तक सोचता है बस कि भाई मैं आज ठीक हूँ, कल ठीक हूँ, तो इसका मतलब मैं ठीक हूँ। वो आगे की उसके क्या क्या नतीजे हो सकते हैं उसके बारे में तो बात ही नहीं, पता ही नहीं है, उसे पता ही नहीं है, उसे किसी को भी नहीं पता है। और धीरे धीरे यही सोरियासिस धीरे धीरे ऑर्थराइटिस में डेवलप होता है। जब ये अभी तो ये क्या है कि ये वात और कफ वाली डिजीज है, दोष के हिसाब से हम बात करें तो वात और कफ वाली डिजीज है। यही डिजीज जाके आगे चल के ये जॉइंट्स में भी इकट्ठा होती है। अच्छा। और ये जॉइंट में फिर अर्थराइटिस वाले सिम्टम्स आने शुरू, सोरियाटिक अर्थराइटिस जिसको बोलते थे, वो सिम्टम्स आते हैं। और पेशेंट सोरियाटिक अर्थराइटिस नॉर्मल अर्थराइटिस से भी बहुत ज्यादा सीवियरिटी वाली है, क्योंकि उसमें पेशेंट पूरा अकड़ जाता है। वो दवाई लेगा और शरीर वैसे ही उसका पूरा ड्राई होता है। अब देखो सोरियासिस में सबसे पहले क्या चीज दिख रही है, अगर हम डैंड्रफ की बात कर लें, पेशेंट को देखने की बात कर लें, एक सबसे पहले एक चीज दिखाई देती है स्किन की ड्राइनेस। फर्स्ट एकदम देखते ही सबसे पहले स्किन की ड्राइनेस लगती है। तो अब सबसे पहले ट्रीट भी वही होनी चाहिए भाई, बेसिक कोज है उस डिजीज का जो दिख रहा है हमें। अब उसके पीछे डैंड्रफ भी ठीक होगा अगर हम ड्राइनेस को ठीक करेंगे, लेकिन क्या ड्राइनेस केवल लगाने से ठीक हो सकती है? बिल्कुल भी नहीं होगी। अब जिंदगी भर मॉइस्चराइजर लगाएंगे, वो पीता रहेगा, लेकिन वो आपको ठीक नहीं कर सकता। तो इंटरनली हम कुछ डाइट भी चेंज कर सकते हैं। घी बेस्ट चीज है। आप सुबह सुबह खाली पेट 2 चम्मच गाय का घी लेना शुरू करो। कोई ट्राइग्लिसराइड नहीं बढ़ेंगे, कोई फैटी लिवर नहीं होगा, कोई कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ेगा। सुबह खाली पेट के घी से घी लीजिए। ये आप घी खाओ, रोज खाओ, आपके बालों में असर ना दिखाई दे जाए, आपकी स्किन पे असर ना दिखाई दे जाए, आपकी पूरी ओवरऑल हेल्थ में असर ना दिखाई दे जाए तो मेरे को बताओ क्यों? क्योंकि आपके शरीर में सबसे पहले तो आज के टाइम में ड्राइनेस के इश्यूज आ रहे हैं, बाल ग्रे हो रहे हैं, इसमें भी ड्राइनेस एक कोज है। डैंड्रफ वाले के बाल ग्रे जल्दी होते हैं, जिसको कफ के इश्यूज हैं उसके बाल ग्रे जल्दी होते हैं, बाल उसी के पक रहे हैं। जिसको पित्त के इश्यूज हैं उसके भी बाल पक रहे हैं। तो अब इस तरह से सिस्टम क्या बना हुआ है पूरा का पूरा कि आदमी अगर सोचने लगे ना बैठ के कि मैं क्या खाऊं क्या नहीं, तो वो खाने लायक कुछ नहीं है, कुछ नहीं बचेगा उसके पास उसको। हाँ, अभी हम लोग जैसे और YouTube आप देख लेंगे तो फिर कुछ नहीं खा सकते। मैं खुद अपने पेशेंट को बोलता हूँ, मैं जो परहेज आपको बता रहा हूँ ना, आप उतना ही करो जितना कर सकते हो। ये नहीं कि आपने ये चीज हमेशा के लिए छोड़ दी। मैं बोलूंगा यार मिर्च नहीं खानी आपको, चलो मैंने बोल दिया, उसने 6 महीने मेरे कहने से जी मिर्च नहीं खाई, वो ठीक हो गया पेशेंट, चाहे किसी भी डिजीज का आया हो। क्या 6 महीने के बाद में वो मिर्च नहीं खाएगा? कभी उसी दिन रिएक्शन आएगा बॉडी पे। अच्छा। क्योंकि बॉडी उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाएगी एकदम से। बॉडी को आपने उसको छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया, बॉडी को तो आदत ही नहीं है मिर्च खाने की। आपने जिस दिन खाया उसी दिन एलर्जन की तरह काम करेगा। तो डॉक्टर साहब इसको क्या थोड़ा थोड़ा करके कम करें? बिल्कुल थोड़ा थोड़ा करके। और बिल्कुल मैं तो हमेशा पेशेंट को बोलता हूँ किसी चीज, अब ये सोच, मैं IBS के पेशेंट में दूध भी पिला देता हूँ, जबकि उसमें तो बिल्कुल मना है। बिल्कुल मना है। मैं बोलता हूँ थोड़ा थोड़ा लो, क्योंकि मेरे ठीक होने के बाद में भी आप कुछ तो खाओगे यार, हमेशा थोड़ी आप ऐसे ही भूखे बैठे रहो। कभी गलती से भी तुमने दूध पी लिया तो सेम वाली कंडीशन, क्योंकि तुम्हारे इंटेस्टाइन को आदत ही नहीं है उसकी। ये बहुत आपने अच्छी बात है। तो ये हैबिट कौन डालेगा शरीर को? ये हैबिट कोई डाल। और आज के टाइम में बच्चे आते हैं, है ना, एडिनोइड्स के बच्चे हैं, प्लस एलर्जी के रेनाइटिस के बच्चे हैं, ब्रीदिंग के इश्यूज आ रहे हैं, जिसमें आज के टाइम में बच्चों में बोल दिया जाता है कि अस्थमा है, 9-10 साल 12 साल तक बच्चा अपने आप ठीक हो जाएगा। यहाँ पे फिर
रोकूंगा। अभी रिसेंटली एक घर में ही इशू हुआ था, मैंने आपसे बात भी करी थी। तो छोटे बच्चों में इतना इन्फेक्शन है यहाँ पे आज की डेट में, पॉल्यूशन भी है, सब कुछ है, सारी चीजें चल रही है। रिएक्टिव एयरवे डिजीज हर बच्चे को बता देते हैं, ठीक। तो उसमें क्या आयुर्वेद वाकई ही हेल्प कर रहा है बच्चों के लिए? आपके पास पेशेंट आते हैं, बच्चे आते हैं, तो आप किस तरीके से पेरेंट्स को ये बता पाएंगे कि भाई ये चीजें आप घर पे करें, और अगर कहीं पर भी ऐसा कोई सिम्टम दिख रहा है, क्योंकि 90% एलोपैथी भागते हैं हम लोग, क्योंकि हम जाते ही एंड टाइम पे गला खराब हो गया, दर्द हो गया, भागो भैया। मेरे बेटे को इशू आया था, तब मैंने आपसे बात की थी कि वो चेंजिंग वेदर के साथ बीमार हो जाता है। दी थी तो अभी ठीक है, लेकिन हम भी एंड टाइम पे भागे ना, डॉक्टर होने के बावजूद हम लोग भी ना, चल ठीक है, वो हो जाएगा ठीक, हो जाएगा ठीक। और जबकि जैसे खाने पीने का तो सारी चीजें ध्यान ही रखते हैं, बाहर का नहीं खिला रहे, ज्यादा ठंडा नहीं खिला रहे, लेकिन हाँ। अब क्या है, हम खाने पीने का ध्यान रख रहे हैं, बच्चे में पूरी तरीके से ध्यान रखा ही नहीं जा सकता। ये बात तो अब बड़ा तो फिर भी ध्यान रख सकता है, बच्चे को आप कहाँ तक ध्यान। आप दोनों डॉक्टर्स हो, आप भी बाहर निकलते हो घर से, बच्चा बाद में क्या खा लेगा, खाता है, वो छिपके खाता है। बच्चे को आप मना करोगे ना, तेरे को ये चीज नहीं खानी, वो छिपके खाएगा। आप कब तक बचा लोगे? पोल्यूशन से कैसे बच सकते हो? मेरे को तो ये बात नहीं समझ में आती। डॉक्टर्स बोल देते हैं पोल्यूशन है, इसकी आप कैसे बचोगे जी? ये तो दिल्ली तो वो हमारी खान है, बम पे बैठे हो आप बैठे हैं। लेकिन जी एक बहुत अच्छा तरीका है, आप मास्क लगाने के लिए डॉक्टर्स बोलते हैं। सही बात। मास्क से बेटर मैं आपको एक सॉल्यूशन बताता हूँ। आप एक एक बूंद कोई भी तेल लो, आपने उंगली पे डाला और नाक में घुमा लो, दोनों में कोई भी तेल। और ये डालना है लिटा के, जैसे डालने की भी बात नहीं कर रहा मैं, बच्चों में केवल आप घुमा लो। अब देखो इसका सबसे बड़ा फायदा क्या है, एलर्जी जिसको भी होती है उसकी 90% उसकी, जिसको एलर्जिक इश्यूज हैं उसकी नाक ड्राई मिलेगी। ठीक है जी। अब आपने क्या किया, आपने उसको मास्क बना दिया नाक को, जितने भी एलर्जेंस है वो सब नाक के थ्रू जा रहे हैं। और कोई तरीका ही नहीं है, मुंह से जाने वाले दिक्कत नहीं करेंगे, नाक से जाने वाली दिक्कत करेंगे, क्योंकि यहीं पे दिक्कत है। आपके नाक में सबके छोटे से बड़े थे, सबके नाक में बाल होते हैं। इन बालों पे जैसे ही आपको वो तेल लगाया ना, वो सारी की सारे जितने भी पोलन्स आ रहे हैं, जितने भी धूल के कण आ रहे हैं, वो सब यहीं रुक जाएंगे। और आप उसको बाहर निकालो, पूरा आपको पता चलेगा कि आपने कितना रोका है आज पूरे दिन में। अच्छा, मास्क से तो आपको ये पता ही नहीं चल रहा कि आप कहाँ घूम रहे हो। तो मास्क आप पूरे दिन थोड़े पहन सकते हैं, नहीं लगा सकते। मैं कहता हूँ बच्चा बाहर निकल रहा है, खेलने घूम रहा है, दिन में 2-3 बार आपने नाक में घुमा दिया, नुकसान क्या है? ड्रॉप डालने में बच्चा मना कर सकता है, वो बोल सकता है मेरे को ये हो रहा है, उसको दर्द हो रहा है, गले में आ रहा है, लेकिन नाक में घुमाने से तो बच्चा कभी मना नहीं करेगा। इवन बड़े भी कर सकते हैं। कोविड के टाइम में और अभी भी बहुत सारे हमारे पास भी पेशेंट ऐसे आते हैं जो अस्थमेटिक होते हैं, एलर्जी के, उन सबको बोलता हूँ, तो बड़ों को भी बोलता हूँ, तो नाक में क्यों तुम मास्क लगा। और डरना किस बात का है? डरना इतना है कि आप एक इनहेलर जेब में डाल के घूमते हो, जबकि आप ठीक हो। भाई क्यों? इनहेलर बनाता है इमरजेंसी के लिए, और आज के टाइम में वो रेगुलर चलता है पेशेंट का। मोस्टली पेशेंट रेगुलर लेता है और अपनी जेब में उसको 2 टाइम लेना है, 3 टाइम लेना है, डॉक्टर भी उसी तरीके से प्रेस्क्राइब करते हैं। लेकिन ये सॉल्यूशन नहीं है, और बचना भी सॉल्यूशन नहीं है। हमने दही से बचा दिया, हमने ठंडे से बचा दिया, हमने उससे बचा दिया, ये सॉल्यूशन नहीं है। आपको उसके साथ लड़के, आपको उसी के लिए, दही खाने से नुकसान हो रहा है, कुछ दिन दही रेगुलर खाओ, बॉडी उस हिसाब से एक्सेप्ट करेगी, इम्यूनिटी क्रिएट होगी, तब बच्चा ठीक होगा। आप बच के नहीं ठीक हो सकते। बड़ी चीज बोली, क्योंकि हम लोगों को धीरे धीरे अपने आप को अडेप्ट भी करना पड़ेगा जी। आपको जहां आप रह रहे हो यहाँ के हिसाब से आप अडेप्ट नहीं करोगे तो सर्वाइवल कैसे होगा यहाँ पे? ये तो जगह ही ऐसी है, यहाँ तो रोज बीमारियां जी, हर साल बीमारी आती है, हर साल टेंशन। सुनेगा तो गलत बात है, लेकिन कोई अगर हमारे एनसीआर के नहीं, आपने बहुत अच्छा मैसेज दिया कि भाई नाक में हल्का सा तेल ही लगा लें तो उससे भी ठीक रहेंगे, क्योंकि हम इतनी बड़ी बड़ी स्टेरॉइड भी खिला देते हैं बच्चों को, खिला रहे हैं। लेकिन और देखो आप, मतलब एक मिथ की तरह लोग इसको प्रमोट भी करते हैं कि आयुर्वेद में हैवी मेटल्स होते हैं, उसका किडनी पे, ये सवाल लिखा हुआ है जो किडनी पे भी असर आता है, उसका लिवर पे भी असर आता है। अब जी एक छोटी सी बात है, हिमालय की एक मेडिसिन आती है, दुनिया ने लिखी है, वो लिखने वाले कौन थे? आयुर्वेद तो तब तक डेवलप ही नहीं हुआ था अच्छे से। किसने लिखा उसको, किसने प्रमोट किया? जब आयुर्वेदिक मेडिसिन में हैवी मेटल है, इतना प्रमोट क्यों किया गया? और वो तो काफी अच्छे रिजल्ट्स भी बताते हैं उसके, सब लोग। लीवर में किसी भी तरह की डिजीज में आयुर्वेद से बेटर किसी में इंप्रूवमेंट नहीं है। किडनी के पेशेंट हमारे पास भी हैं। हम क्या, एक नेफ्रोलॉजिस्ट कोई भी हो, चाहे
क्या वो किसी पेशेंट को डायलिसिस से रोक सकता है क्या? नहीं रोक पाएगा। तो आपका फिर ट्रीटमेंट कहाँ होगा जी? वो तो लास्ट ऑप्शन भी जाना है हमें। भाई आज के टाइम में आयुर्वेद में ये बोला जाता है कि आयुर्वेद में जो ट्रीटमेंट हो रहा है उनका कोई एविडेंस नहीं है। ये मैं एविडेंस बेस्ड स्टडीज पे बात करने वाला था। एविडेंस नहीं है तो किस में है एविडेंस? मेरे को ये बता दे कोई। क्या सर्जरी करके उसको खत्म करना ये एविडेंस है? मान लिया मेरे किसी ऑर्गन में दिक्कत है, मेरे यूट्रस में दिक्कत है, किसी भी पेशेंट के यूट्रस में दिक्कत है, हमने उस हिस्टेक्टोमी कर दी, यूट्रस निकाल दिया तो जी हमने फाइब्रॉइड ठीक कर दिया। ये एविडेंस हो गया। भाई मेरे पास अगर सर्जरी का ऑप्शन होता तो मेरे पास भी सारे केस वहीं खत्म हो जाते हैं। भाई मेरे को तो ठीक उसको मेडिसिन से करना है। लेकिन जो सबसे पहला एक है, सर्जरी का जन्म ही आयुर्वेद से हुआ। शल्य चिकित्सा जो है उन्होंने सर्जरी का जन्म किया है। और जो चरक महर्षि चरक हैं जो मेडिसिन के जनक माने जाते हैं आयुर्वेद में, उनकी जो बुक्स में लिखा हुआ है, आप किसी भी बुक से आज उनका लिखा हुआ कंपेयर कर लो, इंग्लिश टू हिंदी और संस्कृत, लगभग वो चीजें सिमिलर मिलेंगी। तो क्या उनको उस टाइम पता था कि ये चीजें ऐसी हैं? अभी आप देखो कोरोना में कितने लोगों ने आयुर्वेद यूज किया। सही बात। अब देखो उसके साइड इफेक्ट क्या हुए। साइड इफेक्ट क्या हुए कि वो काढ़े पिए, लोगों ने ज्यादा पिए, लोगों के पेट में अल्सरेशन भी हुए, एसिडिटी के आज तक पेशेंट घूम रहे हैं, लोगों के बर्निंग सेंसेशन के आज तक पेशेंट घूम रहे हैं उसके। इतना काढ़ा पिया लोगों ने, क्योंकि उसमें सौंठ मिली है, मरीच मिली है, ये चीजें इतनी गर्म लोगों ने अपने हिसाब से देख देख के टीवी पे और वो बस फोन पे लोगों से पूछा किया। और वो उस टाइम पे वो समय इतना बुरा था कि बस जिसने जो बता दिया ये कर ले तो भैया कर ले, और किया लोगों ने, और रेगुलर किया। वो 1-1, 2-2 साल, 2.5 साल करते रहे। हम ठीक रहेंगे भी हुए। तो इसका मतलब ये कि मात्रा बहुत इम्पोर्टेंट है, वो अपने वैद्य से या डॉक्टर से ही पूछे। बिल्कुल। और हर मेडिसिन अगर वो अच्छी बनी है, किसी भी मेडिसिन के बारे में ये बोल सकते हैं, अगर वो मेडिसिन अच्छी बनी है तो वो किसी तरह का कोई साइड इफेक्ट बॉडी के ऊपर नहीं करेगी। चाहे वो मेटल बेस हो, चाहे विदाउट मेटल हो, चाहे प्लांट बेस्ड मेडिसिन हो, केवल हर्बल मेडिसिन हो, किसी भी तरह की हो, कोई नुकसान नहीं करेगी। अब हम कुछ भी उठा के किसी को दे दें और वो पेशेंट सालों खा रहा है विदाउट प्रिस्क्रिप्शन। और ताज्जुब की बात यह है, डॉक्टर के लिखने पे हो सकता है पेशेंट 6 महीने दवाई ना खाए, लेकिन किसी इन्फ्लुएंसर के बोलने पे वो 2-2 साल 3-3 साल दवाई खा सकता है। अब इन्फ्लुएंसर बनेंगे ना हम भी लेकिन हम गलत तरीके से। इसका उद्देश्य यही है, क्योंकि मैंने हर बार मैं अपने पॉडकास्ट में बोलता हूँ कि जब भी हमने शुरू करने का दिमाग में आया तो कुछ ऐसी चीजें सुन कर आया कि लोग कुछ भी बोलते जा रहे हैं और लोग ना उसको फॉलो कर रहे हैं। बिल्कुल फॉलो कर रहे हैं। हमारे फॉलोअर्स नहीं है, लेकिन जिस दिन बढ़ेंगे उस दिन लोगों तक सही बात पहुंच जाए, उसके लिए ये आपको यहाँ बुलाया गया, और जिससे कि हम लोग जो है सही से बात करके अपने व्यूअर्स तक एक सही बात लेके जा पाएं, एक्सपर्ट की सलाह जाए उन तक।